गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीत कौर। और आज हम स्टडी करेंगे मर्केंटाइल लॉ, जिसमें हम उसके वेरियस टॉपिक्स जो है उनको कवर करेंगे। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। अब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किन किन सिचुएशंस में बन सकता है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कौन कौन सी की वर्ड्स जो है तब उस डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। सो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो 1872 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन पर्पस था कि ट्रेड को अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रिवेंट किया जाए, ट्रेड को प्रॉपर किया जाए, वहाँ पर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, अकाउंट्स की कोई मैनिपुलेशंस ना हो, कीवर्ड्स को मिसयूज ना किया जाए। सो इन सभी प्रॉब्लम से ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए जो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, इसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। सो अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज मेड बिटवीन टू और more than two parties in which the law will enforce according to section 2 subsection h of the Indian Contract Act 1872. A contract is an agreement which is enforceable by लॉ। एक डेफिनेशन से हमें इतनी चीज़ तो क्लियर होगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वो एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में इन्फोर्स किया जाता है एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। आगे देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेसिकली दो एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो है एग्रीमेंट बाय लॉ। अगर ये दोनों चीज़ें ये जो है किसी एग्रीमेंट में प्रिवेल्ड है, किसी भी टॉपिक में प्रिवेल्ड है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक एग्रीमेंट है, वो एक वैलिड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। आगे हमने बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे कहेंगे जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो अब हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वो क्या है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन बहुत बेटर जो एक्ट के अंदर दी रखी है, वो क्या कहते हैं कि एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडर फॉर ईच अदर। वो प्रॉमिस जो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के लिए किए होते हैं, उन प्रोमिसेस को हम क्या कह देते हैं? एग्रीमेंट कह देते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे पर्सन ए ने क्या कहा कि मुझे अपनी कार सेल करनी है, और पर्सन बी ने कहा कि या मुझे भी ये कार खरीदनी है। तो ए पर्सन ने कहा कि मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा, और बी ने कहा कि मैं इतने प्राइस पे इसे खरीदूंगा। ये क्या हो गया? ये एक एग्रीमेंट हो गया, राइट। आगे देखते हैं कि प्रॉमिस को बहुत अच्छे से और इलाबोरेट किया हुआ है। क्या कहते हैं एक्ट के अंदर? When a promise made a proposal to another whom proposal is made, this proposal is represented थ्री टू रिसीवर। या क्या कहते हैं कि जब एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिसर को किया जाता है और वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करता है, तो उसे क्या हम कह देते हैं? एग्रीमेंट कह देते हैं। अब अगर हम क्या करें, अब बात करते हैं एग्रीमेंट के आगे की पॉइंट क्या हो गए। हमने कहा कि एक पर्सन ऑफर करेगा और सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे हम क्या कह देंगे? एग्रीमेंट कह देंगे। तो अब फिर एग्रीमेंट क्या हुआ? उसमें क्या है कि हमारे पास एक तो ऑफर है प्लस उसके साथ क्या है? एक्सेप्टेंस है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्रीमेंट आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं, अब प्रॉब्लम होगी कि ऑफर क्या है। अब ऑफर क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि मिस्टर ए का जो है
वो अपना गाड़ियों का बिजनेस करता है ना, उसके पास कार का बिजनेस है। अब वो उस कार के बिजनेस में क्या करता है कि अपने किसी फ्रेंड को ऑफर करता है कि मैंने अपनी जो बिजनेस को डाइवर्स करना है और मुझे एक ब्रांच तुम्हारी सिटी में जो है वो ओपन करनी है। तो ये क्या था, एक ऑफर है ना, कि वो उसने इम्प्लाइडली ऑफर किया कि तुम्हारे सिटी में और मुझे ये ब्रांच जो है वो ओपन करनी है, तुम मुझे लोकेशन सजेस्ट करो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ कि मैं वो ब्रांच जो है वो तुम्हारे अंडर ओपन करूँगा, है ना। सो ये क्या है, एक ऑफर है। और अगर सामने वाला भी बंदा क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे ब्रांच जो है मैं हैंडल कर लूँगा, तुम यहाँ मेरे एरिया में ब्रांच जो है वो लगा सकते हो, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब एक पार्टी ने ऑफर किया और दूसरी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया दोनों के बीच में, राइट। अब देखते हैं डिटेल में कि ऑफर जो है जहाँ पर कैसे एलेबोरेट उसे किया गया है। A offer is a proposal which is made by the one party to another to enter into a legally binding agreement with him as per section 2 subsection A. So अब यहाँ पर भी वही बात उन्होंने कह दी कि एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कोई भी प्रॉमिस या प्रपोजल जो है वो देती है कि हाँ मैंने ऐसा करना है और क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, है ना। जैसे कह देते हैं कि मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। सो ये क्या है, एक तरह का ऑफर है, जिसे लीगली ऑफर नहीं कहते, जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट है, लीगल तो नहीं कह सकते। अगर लीगल की बात करें, जैसे हम शॉप पे गए कहीं पे, राइट, उन्होंने कहा कि ये देखिए कि सर और मैम ये देखिए यहाँ पर हमारे सेल लगा हुआ है ना, या 50% ऑफ है, 10% ऑफ है ना, अगर आप ये पर्टिकुलर शैम्पू लेते हो तो ये कंडीशनर आपको फ्री मिलेगा। ये क्या है, ये एक ऑफर है, राइट। और अगर आप उसे खरीदने के लिए वहाँ पर रेडी हो जाते हो, है ना, कि आपको लगता है हाँ भी ठीक है, शैम्पू के साथ एक कंडीशनर फ्री है, तो आप उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो, तो वो क्या हो गया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, और आप और जो शॉपकीपर है, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो अराइज हो जाता है। अब बात करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर या कहें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत से जो की टर्म्स होते हैं जो हमारे माइंड में होने ज़रूरी है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के कह सकते हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंसेंसस एड इडम। इसमें क्या है कि सेक्शन 13 जो है वो क्या कहता है कि मीटिंग ऑफ माइंड और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स और रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट सेम टाइम। सो सेक्शन 30 ने बहुत ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया है। वो कहता है कि पहले तो हमारे माइंड जो सेट है वो मैच करने चाहिए, कि जो जिस इंटेंशन से मैंने ऑफर किया है सामने वाले ने वही सोचकर उसे एक्सेप्ट किया है। दूसरी तरफ वो बात करता है आइडेंटिफाई ऑफ माइंड, फिर माइंड को आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। देन रिसीविंग द सेम थिंग इन सेम सेंस, और सेम चीज़ को रिसीव करना है, ऐसे नहीं कि उसने ऑफर मुझे शैम्पू का और सेम टाइम पे और उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि ऑफर मुझे आज हो रहा है और 10 साल बाद मैं चाहूँ कि आप मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दो, है ना, ऐसा नहीं होता। सो देन ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, और ऑब्लिगेशन क्या होता है, सिंपली अगर कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम ऑब्लिगेशंस कह देते हैं। सो देन यहाँ पर क्या कहते हैं कि एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। अब कहते हैं कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कि बहुत सारे लॉ की ड्यूटीज़ है जो ये फुलफिल करता होना चाहिए। अगर शॉर्टली बात करूं तो ये जो आपको स्क्रीन पे जो की पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये की टर्म्स किसी एग्रीमेंट में होंगे तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, अदरवाइज उस एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। सो वन बाय वन इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करेगा तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस का स्टार्टअप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्ट ही नहीं होगा तो वहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर एग्रीमेंट जो अराइज नहीं होगा। अब एग्रीमेंट अराइज नहीं हुआ
तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, राइट। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है, उनकी जो सोच है, वो होने चाहिए कि हम एक लीगल, ऐसा नहीं है कि हमें हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई ड्रग्स का बिजनेस कर लो, स्मगलिंग कर लो, कुछ भी इलीगल नहीं लेके चलना माइंड को, या किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा दो या पब्लिक के अगेंस्ट कुछ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लीगल रिलेशनशिप जो है उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देन लॉफुल कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्या है कि समथिंग इन रिटर्न है, राइट। सो बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशंस की। तो लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन सिंपली मीन्स है समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि मैंने पहले आया। अब समथिंग, जैसे कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं उसे सेल क्यों करूँ, एक रीजनेबल प्राइस के लिए, है ना। कि अगर लेट्स सपोज कि मेरा अपना शैम्पूज़ का बिजनेस है ना, तो मैं उस शैम्पूज़ को क्यों बेचूंगी, क्योंकि मुझे उसके रिगार्डिंग जो रीजनेबल प्राइस है वो चार्ज कर रही हूँ। एक बॉटल में 50 रुपए की बेच रही हूँ, वो क्या है, समथिंग इन रिटर्न है। मैंने उसे शैम्पू दे दिया पार्टी को और सामने वाली पार्टी ने मुझे 50 रुपीज़ दे दिए। अब ये क्या है, एक कॉन्सिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न है, ठीक है। और लॉ कहता है कि ये जो समथिंग इन रिटर्न है, ये जो कंसिडरेशन है, ये लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल लाइक जैसे कि क्या, कैसे हम कह सकते हैं इलीगल, कि मैंने सामने वाले को कहा कि तुम इस यहाँ पर ना यहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ है ना गलत मेडिसिन जो है, राइट। सो अनलॉफुल कंसिडरेशन की बात कर रहे थे, सॉरी वो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना। सो अनलॉफुल कंसिडरेशन अब क्या है कि जैसे अब मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कि मैं अपने जो पर्टिकुलर जो शैम्पूज़ है जे आपको डिलीवर कर रही हूँ, है ना। और सामने वाला क्या करता है कि मुझे जो पुराने नोट्स थे मोनेटाइज कर दिए, है ना, बंद कर दिए गए हैं, उनको बैन कर दिया गया, उन नोट्स को अब वो मुझे वो नोट्स दे रहा है, तो वो क्या कंसिडरेशन मैं एक्सेप्ट करूँगी उन चीज़ों को, नहीं, वो लीगली बैंड है ना, अनलॉफुल है। तो ऐसा कंसिडरेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कम्पिटेंसी। अब पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आए। अब कॉम्पिटेंट पार्टी किसे कहा जाता है, कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी होती है, वो पार्टी जो माइनर ना हो, द पार्टी शुड बी मेजर, अटेन द एज ऑफ 18 की एज से ऊपर होने चाहिए। और दूसरी बात, उसे किसी भी तरीके से अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। और थर्ड बात जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इन ऐसी तीनों पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट पार्टीज़ का जो कह सकते हैं हम स्टेटस नहीं दिया जाता। सो पार्टीज़ जो है वो एक तो 18 साल की उम्र जो है दोनों पार्टीज़ की जो है वो अटेन की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमने कहा कि वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होने चाहिए, दे शुड बी साउंड माइंडेड पीपल। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। बिल्कुल, अब कंसेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेंट क्या है कि जब सामने वाला ऑफर करता है और एक दूसरा पर्सन उसे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दबाव के उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम कंसेंट कहते हैं, कि अपनी यस कहना, है ना। सो अगर उस वो जो कंसेंट है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कह सकते हैं हम कि अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ किए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गन पॉइंट पे किसी को कह दूं कि हाँ भी अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे को गोली से उड़ा दूं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है, जो कॉन्सेंट है वो ये। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं का, अगर हम ऑब्जेक्ट ही अपना इलीगल लेकर चलेंगे, जैसे कि कैसे ऑब्जेक्ट लेने कि हमने ब्लैक में सामान जो है वो
है ना सप्लाई करना है, जहाँ हमने बहुत ज़्यादा हायर प्राइस जो है वो रख देने हैं। सो जो प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, जहाँ जिन ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट ने अनफेयर प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में रखा है, वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमें एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। बिल्कुल, अब जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड मीन्स, वॉइड एक तरह के हम उसे कह सकते हैं कि वो वैलिड की टर्म्स में उसे नहीं रखा जाता। कुछ गवर्नमेंट ने प्रैक्टिसेस, कुछ कह सकते हैं हम गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अगर वो गाइडलाइंस हम फुलफिल नहीं कर, या कहें कि उस एग्रीमेंट कर दिया जाता है। सो ये जो कंडीशंस है या जो जो गाइडलाइंस है वो हम आगे एग्रीमेंट के टॉपिक में डिस्कस माइंड में क्लियर रखना है। जो एग्रीमेंट है वो वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, उसमें वैलिड एग्रीमेंट के सारे टर्म्स और कंडीशंस जो है वो फुलफिल होने चाहिए। आगे बात करते हैं सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अब हमें जो जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सर्टन और पॉसिबल होना चाहिए। जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में जैसे क्या हो कि उसे रियलिटी में वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी एक बंदे को कहूँ कि मैं तुझे 1 लाख रुपया देती हूँ और तू जाकर आसमान के सारे तारे गिन के आ जा। कैन बी दिस पॉसिबल? नो, राइट, ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना। सो जो परफॉर्मेंस है, जिस काम के लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करती हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। बिल्कुल, अब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, जैसे स्टैम्प हो गया, साइन हो गया, गाइडलाइंस हो गया, टर्म एंड कंडीशंस हो गया, है ना। सो जो भी ए टू जेड फॉर्मेलिटीज़ रखी हुई है गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो फुलफिल होने बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि इट्स अ म्यूचुअल एग्जांपल इसे हम ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, चलो नहीं तो जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दी होती है कि पर्टिकुलर टेंडर है ना, या बिडिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने अपना प्रॉपर वेन्यू मेंशन किया होता है, प्रॉपर कंडीशंस रखी होती है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम आपको टेंडर देंगे, अदरवाइज टेंडर नहीं देंगे। सो अगर जो बंदे उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं वो टेंडर भरते हैं और कंडीशंस के साथ है ना फुलफिल कर देते हैं। और यहाँ पर लास्ट में टेंडर पे लिखा होता है कि अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना आप मत भूलिएगा, है ना। सो वो क्या है, वो एक लीगल फॉर्मेलिटी है, उन्होंने मेंशन कर दिया है वहाँ पर कि आपको ये प्रॉपर जो है क्राइटेरिया दे दिया गया है और इस तरह से आपको टेंडर को फिल करना है, और ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो हम आपको टेंडर देंगे, अदरवाइज टेंडर आपको नहीं मिलेगा। सो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एक भी पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है तो हम किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। अब दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हमने बैंक से लोन लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से बैंक से लोन लेना है, और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक सिक्योरिटी होना चाहिए जिसे हमने बैंक को मॉर्टगेज करना है लोन के लिए, है ना। और तीसरी बात, उस सिक्योरिटी की ऑनरशिप होनी चाहिए हमारे पास, फिर हमारे पास गारंटर होने चाहिए, हम क्या कह देते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कह देते हैं। बिल्कुल, आगे डिस्कस करते हैं कि अब है ये कितने कैटेगरीज के होते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर 3 कैटेगरी में रख दिया गया, एक्शन के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से, है ना। कि अगर वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट
यहाँ पर शो नहीं कर रहा है स्लाइड में, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे पास वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो 2 कैटेगरीज होंगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो हमने लास्ट में जितने भी असेंशियल पॉइंट्स जो रीड किए हैं वो अगर फुलफिल होते होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इन केस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मिस हो जाती है। ये जो कंडीशंस हमने डिस्कस की है इनमें से कोई एक कंडीशन भी मिस हो जाती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रख देंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जैसे हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, इसे हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है जैसे लीगल फॉर्मेलिटी, एक आधा डॉक्यूमेंट सबमिट करना रह गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह दिया जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट है जिसको कि वो जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जिसकी कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हुई, जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस ही अच्छे तरीके से नहीं किया गया। आगे इन्होंने डिस्कस कर दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट हो सकते हैं और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन एज पर द फॉर्मेशन के हिसाब से दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया गया है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें दोनों पार्टीज ने बोल के या दिए कि मैं ये ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। और दूसरी है हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेस नहीं किया होता बोल के या लिख के, बट उनके इंटेंशन से लगता है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी है। जैसे ए ने कह दिया कि मुझे अपनी कार जो है वो खरीदनी है, सॉरी बेचनी है, और बी जो है कहता है मुझे भी एक कार खरीदनी है। उसने ऐसा नहीं कहा कि उसने एक ही कार खरीदनी है, और ए ने भी ऐसा नहीं कहा कि उसने बी को ही कार बेचनी है। यहाँ पर बस उन एक ने कहा कि हाँ मुझे बेचनी है अपनी कार, और दूसरे ने कहा कि हाँ मुझे कार खरीदनी है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किए अपनी इंटेंशन। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है, जैसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी, वो जो भी चल रहा है, ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटीज़ अभी चल रही हैं, तो वो अभी इन प्रोसेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बायलेटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ऑफर करती है और अपने माइंड में ये अजम्पशन रख लेती है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ लेट्स सपोज के जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, है ना, कि 50% ऑफ मिलेगा आपको बाइक अगर आप दिवाली से पहले लेते हो, है ना। ये एक साइड से जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेकिन दूसरी अब ऑडियंस कितना उसे प्रेफर करता है, कितना रिस्पॉन्स देता है, ये बात जो है फ्यूचरिस्टिक रह जाती है। नेक्स्ट है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों साइडों से होते हैं, पार्टी ए से भी और पार्टी बी के साइड से भी। So well, thank you students for your valuable time. Hope your day will be good. Bye bye.